स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। आज हम बच्चों रेजिस्टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला जानेंगे और कौन कौन सी बातों पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, कैसे कैसे वो चेंज हो सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज में और बात करते हैं रेजिस्टेंस की। क्लियर? तो रेजिस्टेंस का जो मीनिंग है उसको पहले आपको समझना होगा। रेजिस्टेंस का जो हिंदी मीनिंग है, एक्चुअली उसका जो हिंदी मीनिंग है वो है रुकावट। आप लोग सब समझते हैं रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, रुकावट। अब रुकावट होना एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? रुकावट का पैदा करना या रुकावट का होना एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। अब बेसिकली देखा जाए तो करंट कभी इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता, वो हमेशा किस में फ्लो करता है भाई बच्चों? कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। तो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी या करंट के फ्लो को क्या करेगी, रोकेगी या उसको क्या करेगी, रेजिस्टेंस देगी या रुकावट पैदा करेगी। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हमारे पास जो मटेरियल तैयार है उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक तो 1 मिनट के अंदर ही समझ में आ गया है। बाकी आप लोगों को अपना नॉलेज गेन करना है, तो आप ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। आगे देखो बात, रेजिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर की क्या है? प्रॉपर्टी है। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके कारण ये क्या करती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? ओपोज करती है। क्लियर? रेजिस्टेंस को मेजर किया जाएगा ओम में। ओम इसकी क्या है बच्चों? ऐसा यूनिट है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको रेजिस्टेंसेस को अगर ऐड करने के लिए बोला जाएगा तो आप बेसिकली इनको सीधे वे में ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से इसका फॉर्मूला निकल के आता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। क्लियर है? क्या है? रो एल बाय ए। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर हमारे पास कुछ ऐसा है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। क्या है बच्चों ये? सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब आप ध्यान से देखेंगे, आप यहां से किसी भी वायर को देखेंगे तो आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा। क्लियर है? वायर को आप देखोगे तो किस फॉर्म में दिखेगा आपको? सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा। आपके घर में वायर लगे हुए होंगे, वहां से शुरुआत होती है 1.5 से या 0.75 mm से। मैं उसके डाया की बात कर रहा हूं, उसकी मोटाई की बात कर रहा हूं। जैसे कि ये भी क्या है? मार्कर भी क्या है? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही तो है। ऐसे ही जो आपके घरों में वायर जा रहे हैं और उन वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है, हम वहां बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक सिलेंड्रिकल वायर है या सिलेंड्रिकल कंडक्टर है या मैं कहूं एक वायर है। तो वायर की अगर लेंथ L होगी, वायर की अगर लेंथ होगी और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझाता हूं आपको। ये एक वायर है, सपोज ये एक वायर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है कि इस वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये ऐसे फ्लो नहीं कर रहे हैं। बात को बहुत समझना होगा। जो वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वे में फ्लो कर रहे हैं या इस वे में फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इस वायर को आपको क्या करना है? आगे से कट कर देना है। इस वायर को क्या कर देना है? कट। देखो, इसको वायर को आगे से आप कट करोगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। समझ में आ रही है बात? आपको सामने से क्या दिखेगा? ये वाला पोर्शन। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है ये? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यही क्रॉस सेक्शनल एरिया में से ही करंट क्या करेगा बच्चों? फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस के अंदर जो रो एल बाय ए है, रेजिस्टेंस के अंदर जो रो एल बाई ए है, उसमें रो तो इसकी आ जाती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या जिस भी कंडक्टर का हमने चूज किया है, जिस भी कंडक्टर को हमने चूज किया है करंट को फ्लो कराने के लिए, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी आ जाती है रो। लेकिन जो एल होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वो लेंथ लेनी है। ठीक है?
और एरिया क्या होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल। तो हमेशा एरिया का फॉर्मूला सर्कल ही होगा। 99% केस में आपके 10th क्लास में यहां से फाउंडेशन लेवल तक भी अगर आप जाते हैं, एनटीएससी भी देते हैं, तो यहां से जो आपका रेजिस्टेंस के साथ रो एल बाय ए आएगा, उसमें ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहां सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये लेंथ हो गई, और रो इस मटेरियल की क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। रो क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। मतलब ये भी एक ऐसी वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी कुछ वैल्यू फिक्स होती है। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ध्यान से देखें कि यहां पे जो टोटल ऑब्जेक्टिव है वो कितने हैं, अपने पास 4 है, लेकिन अपने को यहां से कितने गिवन रहेंगे, किसी भी लैंग्वेज में कितने गिवन रहेंगे, यहां से 3 गिवन रहेंगे। हो सकता है कि आपको आर गिवन हो, रो पूछे, एल देगा, ए देगा, मतलब आपको 3 चीजें देगा तो एक पूछेगा। अगर आपको ये तीनों चीजें देगा तो कंफर्म वो यही पूछ रहा है, या फिर वो ये दे रहा है, ये दे रहा है और ये दे रहा है तो एल पूछ रहा है, या फिर ये और ये दे रहा है तो फिर आपको क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। ए से आपको डायमीटर भी पूछ सकता है और रेडियस भी पूछ सकता है, बिकॉज अगर पाई आर स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल एबल टू मेजर द ए आर स्क्वायर एंड एज यूजुअल आर। क्लियर आ रही है आप लोगों को बात समझ में? तो रो होगा, वो क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी, वो हर मटेरियल के आपको अलग होगी। क्लियर है? तो उसकी जो यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी की आप यूनिट यहां से चाहो तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से देखो, आप रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो यहां से क्या बनेगा, आर ए बाय एल बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को देखो आप, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, आर ए बाई एल। क्या बनेगा, आर ए बाई एल। अब आर की जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। एरिया की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर है, और जो लेंथ है नीचे उसकी यूनिट क्या है, मीटर है। आ रही है बात समझ में? तो मीटर से मीटर यहां से चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहां से ओम मीटर। तो आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप हाथों हाथ अगर भूल भी जाते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट को, तो आप इस फॉर्मूले से इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की जो यूनिट होगी मीटर स्क्वायर होगी। कुछ आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस। नोट में क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रो है अगर वो बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, अगर रो की वैल्यू यहां से बढ़ेगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो रो के बढ़ जाने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लेंथ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ भी क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ के बढ़ जाने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेंथ के बढ़ जाने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप देखेंगे कि जो एरिया है वो नीचे की ओर है। एरिया अगर नीचे की ओर होगा तो यहां से एरिया के बढ़ जाने से, एरिया के बढ़ जाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि एरिया अगर बढ़ जाएगा, टोटल वैल्यू जो डिवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली बढ़ जाएगा, तो टोटल वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोट भी हमको समझ में आया, ये नोट भी हमको समझ में आया। थर्ड नोट वही वापस रिपीट किया है। कौन सा, ओम इसकी ऐसा यूनिट है, ऐसे इसका सिंबल है। ये क्या है भैया, सिंबल है ओम का, है ना। इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंबल है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, सॉरी, सिंबल है रेजिस्टिविटी का। तो क्या है, ओम मीटर। अच्छा, अब देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चे हमेशा यहाँ पे 10th क्लास के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं वो कंफ्यूज? क्योंकि उनको बताया जाता है कि, जैसे मैंने बताया, सब बताएंगे कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो बच्चों रो एल बाय ए है। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ, वैसे तो ओम्स लॉ के पहले ही रेजिस्टेंस को पढ़ाना चाहिए, लेकिन कई बार क्रोनोलॉजी आगे पीछे हो जाती है। तो आप ये समझिए कि जो ओम्स लॉ के अंदर जो रेजिस्टेंस निकालने जाते हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको याद होगा,
ओम्स लॉ का आपको फॉर्मूला याद होगा, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अगर आप टॉपिक वाइज सीरीज ही देख रहे हैं, 10 to 15 मिनट के वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये चैप्टर पहले से हल्का फुल्का आता होगा, आइडिया आपको होगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में आप सर्च करते हैं या आप देखते हैं कि टॉपिक वाइज मुझे मिले, टाइम कम हो, समझ में अच्छे से आ जाए, मैं कोशिश में वही हूं। तो जो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, ये ओम्स लॉ है, तो यहां से यहां पे R की वैल्यू जो आएगी वो V बाई I आएगी, क्लियर है। लेकिन यहां से R को कैलकुलेट किया जाएगा, सर्किट के अंदर R को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन R की वैल्यू V और I की वैल्यू पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ओम के नियम में ये बताया गया है, ओम्स के लॉ में ये बताया गया है कि भैया अगर आप यहां से पोटेंशियल को बढ़ा देंगे, क्लियर है, अगर आप यहां से पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर चार्ज। क्या होता है पोटेंशियल, वर्क डन पर चार्ज। अगर चार्ज पे वर्क डन आप बढ़ा दोगे तो चार्ज फास्ट नहीं फ्लो करने लग जाएगा या ज्यादा अमाउंट में फ्लो नहीं करने लग जाएगा क्या? ध्यान से सोच के देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं आप तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपने पक्का पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब फ्लो, चार्ज के फ्लो की रेट है। तो आप मुझे बताइए, जब वर्क डन होगा, चार्ज जल्दी जल्दी वर्क, चार्ज पे जल्दी जल्दी काम होगा, ज्यादा ज्यादा काम होगा, तो चार्ज जल्दी जल्दी फ्लो नहीं करेगा क्या? अगर चार्ज जल्दी फ्लो कर जाएगा या फास्ट फ्लो कर जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देखिए कि V के बढ़ाने से I बढ़ जाएगा। इसका मतलब R की वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं करती है, बस कैलकुलेट की जा सकती है। क्लियर है, समझ में आया? टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम V एंड I। तो मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊंगा। वन शॉट भी मैं सोच रहा हूं कि किसी एक टॉपिक को उठाया जाए 10th क्लास से और वन शॉट बच्चों को दिया जाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।